नमस्ते दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी 12th क्लास का एक चैप्टर पढ़ेंगे, नियोजन और सतत विकास। उसी के ऊपर हम आगे चर्चा करते हैं, नियोजन एवं सतत विकास। यह आज हमारा टॉपिक है नियोजन एवं सतत विकास। अब इसमें अपन बात करते हैं कि नियोजन क्या होता है, सतत विकास क्या होता है। तो नियोजन जो होता है वो एक ऐसी किसी भी कार्य को करने से पहले जो प्लानिंग की जाती है, किसी भी कार्य को किस ढंग से करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को पहले हम सोच विचार कर हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, तो वो उसके लिए एक प्लानिंग तैयार करते हैं। तो वो प्लानिंग होती है नियोजन। किसी भी कार्य को करने से पहले इसकी जो परिभाषा लिखेंगे अपन, नियोजन। तो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके लिए की गई तैयारियां, की गई जो भी अपन कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए हमने क्या तैयारियां कर रखी है, किस रूप में अपने को उस कार्य को करना है, तो वो कहलाता है अपना नियोजन। बात करते हैं सतत विकास की। तो सतत विकास जो होता है एक ऐसा विकास जो रेगुलर निरंतर चलता रहे। सतत यानी लगातार डेवलपमेंट जो होता है, विकास, सतत विकास यानी कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं तो उसके बीच में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं सतत विकास। तो दो है अपने इनकी आवश्यकता अपने को क्यों पड़ती है, सतत विकास। इनकी आवश्यकता, नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सतत विकास क्यों आवश्यक है। तो नियोजन, अपना देश ऐसी स्थिति में था जब अपन बात कर रहे हैं नियोजन सतत विकास की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति वो है काफ़ी कमज़ोर थी। क्योंकि जब हमारा देश अंग्रेज़ों के टाइम, जब भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे यहाँ की अधिकतर जो जनता थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी, लगभग 93%, और वो गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही थी। ऊपर से अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनका आर्थिक शोषण किया, जिसके कारण और ज़्यादा गरीब हो गए और आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। उन्हीं चीज़ों को सुधारने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, नियोजन की। और उसके लिए हमने बहुत सारे नियोजन, सरकार द्वारा नियोजन अपनाए गए। अब नियोजन में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुत सारे क्षेत्रों का विकास किया गया। उन क्षेत्रों का विकास अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार के ये प्रयास थे। तो उन प्रयासों के बारे में अपन बात करते हैं आगे। गरीबी क्या होती है, अपन गरीबी किसको बोलते हैं, यानी गरीब किसको कहा जाता है। गरीब वो होता है जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। यानी एक व्यक्ति जो है उसको दैनिक आवश्यकता में अपन किसको मानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो वो तीन चीज़ भी अगर उसको प्राप्त नहीं होती तो उसको अपन गरीब मानते हैं, यानी गरीबी रेखा की। तो अपन बात करें जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारी ग्रामीण जनसंख्या लगभग 93%, उनमें से भी करीबन जो अपन बात करें गरीबी की जो सीमा थी वो 40% के ऊपर आर्थिक रूप से ज़्यादा कमज़ोर थे, गरीब थे। तो गरीबी जिसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती वो क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। अब इस गरीबी को दो पार्टों में अपन जो अपने चैप्टर है उसमें दो पार्टों में दिया हुआ है कि एक तो होती है निरपेक्ष गरीबी, एक होती है सापेक्ष गरीबी। अब निरपेक्ष गरीबी तो क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी वो गरीबी होती है जिसमें मानव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जो गरीबी की परिभाषा है वही निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत मानते हैं अपन। अब निरपेक्ष गरीबी अधिकतर कौन से राष्ट्रों में पाई जाती है, जो विकासशील राष्ट्र है, जैसे कि भारत। तो भारत में जो गरीब व्यक्ति है वो, तो भारत में निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है विकासशील राष्ट्रों में। क्योंकि इसी के समानांतर अगर बात करें सापेक्ष, तो सापेक्ष जो गरीबी होती है, सापेक्ष का अर्थ क्या होता है, दूसरे के समानांतर। तो इसमें ये अधिकतर विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलती है। और विकसित राष्ट्रों में इसमें सापेक्ष गरीबी हम उसको मानते हैं कि वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहा है, लेकिन दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वो अन्य व्यक्तियों की तुलना में क्या है, गरीब है। तो उसको अपन सापेक्ष गरीबी की श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं। तो इनकी एक बार आप अच्छे से ढंग से बुक में देखोगे तो इनको समझ में आ जाएगी कि गरीबी का तात्पर्य क्या होता है, निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, सापेक्ष गरीबी क्या होती है। अब अपनी सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए। 2004-5 के अंतर्गत हमारी जो गरीबी की जो आर्थिक रूप से जो गरीब व्यक्ति थे, ग्रामीण क्षेत्र की आबादी ज़्यादा थी और उसमें भी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। तो इस गरीबी के लिए अपने, अब इसमें बात करते हैं अपन गरीबी। संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उसके द्वारा, उसके जो निदेशक थे, तो उन्होंने 1945 में गरीबी की एक परिभाषा प्रस्तुत की। अब वो गरीबी की परिभाषा क्या थी, उन्होंने
2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति यदि प्रतिदिन उपभोग करता है। उन्होंने बताया इस गरीबी के अंतर्गत यदि 2300 कैलोरी कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन इसका उपभोग करता है, यानी इतना अगर उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो वो गरीबी की श्रेणी से ऊपर माना जाता है। निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी हम देख चुके हैं। अब गरीबी के बाद में अपने जो भारत में गरीबी मापने के 2 प्रकार होते हैं। एक तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग, यानी कैलोरी के आधार पर अपन गरीबी का मापन करते हैं। तो गरीबी मापने के 2 प्रकार, कैलोरी के आधार पर, और दूसरा होता है परिवार या उसके द्वारा प्रति व्यक्ति जो होता है कितना वो कमाता है। गरीबी मापन की 2 प्रक्रिया होती है। गरीबी मापन तो ये 2 प्रकार से मापी जाती है। तो कैलोरी उपभोग के आधार पर, यानी वो कितना ग्रहण कर रहा है, उपभोग कितना उपभोग कर रहा है। यदि 2300 कैलोरी वो प्राप्त कर रहा है तो वो गरीबी की श्रेणी में नहीं माना जाता। लेकिन इसमें भी क्या है, शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी। अब इसमें इन्होंने बताया एक तो कैलोरी के आधार पर, एक होता है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। प्रति व्यक्ति आय यानी व्यक्ति की जो इनकम होती है उस इन दोनों के माध्यम से हम गरीबी का आकलन कर सकते हैं, गरीबी का मापन कर सकते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो गरीबी है उस गरीबी के लिए सरकार द्वारा 2 समितियां बनाई गई थी। तेंदुलकर समिति 2011 में, जिसने क्या किया था 2011 में जो उन्होंने 26.9% ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 5.28%। ये गरीबी जो टोटल हमारे देश में जो हम बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में जब देश आज़ाद हुआ था तब अपने यहाँ पे 40% गरीब व्यक्ति निवास करते थे। वो उसके बाद में जब बाद की बात की जाए तो बाद में घटते घटते ये जब अपन आगे की बात करते हैं तो उसमें घटते घटते 2011 में ये कितने रह गए, 26.9% हमारे यहाँ पे गरीबी में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति थे अपने यहाँ पे। जिनमें शहरी क्षेत्र में जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों का अलग अलग बताया। शहरी क्षेत्र में 21.65 लगभग 21% ये तथा ग्रामीण क्षेत्र में, और 5.28% ये शहरी क्षेत्र में। यानी ये शहरी क्षेत्र में जीवन यापन करने वाले जो गरीबी में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति कितने थे, 5.28%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 21.10% के लगभग जो है अपना जीवन यापन जो गरीबी की श्रेणी के नीचे कर रहे थे। अब इनमें तेंदुलकर जो समिति थी उसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद में एक समिति और आई, रंगराजन समिति। उसने भारत में गरीबी का जो प्रतिशत बताया वो है बताया 36%। उन्होंने भी वही सेम यही प्रोसेस है कि गरीबी का यहाँ पे 26 है और रंगराजन समिति ने कितना बताया 36% के लगभग भारत में गरीब व्यक्ति निवास करते हैं। अब इस गरीबी को मिटाने के लिए गरीबी उन्मूलन रोजगार कार्यक्रम सरकार द्वारा इस आर्थिक रूप से अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए, इस गरीबी रेखा से अपने लोगों को ऊपर लाने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए वो प्रयास सरकार ने किस रूप में किए। अब अपन देख रहे थे कि जब देश आज़ाद हुआ था तब का आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोज़गार प्रदान किया गया, क्योंकि रोज़गार के माध्यम से ही आर्थिक स्थिति समृद्ध की जा सकती है। तो गरीबी उन्मूलन रोज़गार कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए। उन्मूलन का अर्थ होता है गरीबी को उखाड़ना कार्यक्रम, यानी सरकार द्वारा जो जो योजनाएं चलाई गई गरीबी को मिटाने के लिए, उन योजनाओं के बारे में अपन बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो स्वरोजगार हेतु सबसे पहली जो योजना उन्होंने चलाई थी 15 अगस्त 1979 तब एक योजना चलाई जिसका नाम था स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण। अब जैसा कि अपने नाम से पता चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वरोजगार का अर्थ होता है जो अपना कार्य स्टार्ट कर सके। उस रोजगार के लिए सरकार ने क्या किया, ऐसी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जो युवक थे उनको प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया, और प्रशिक्षण के पश्चात उनको कहीं ना कहीं रोजगार की प्राप्ति हो सके उसके प्रयास किए गए। तो ये चलाया गया था 15 अगस्त 1979 में।
इसमें बताया गया है कि 1980 चलाया कब गया था 1979, और इसमें बताया गया 1998 तक लगभग 41,48,425 युवकों ने इसके माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया, और प्रशिक्षण प्राप्त करके उसमें से कम से 23,32,000 के लगभग 23,32,000 के लगभग लोगों ने रोज़गार भी प्राप्त कर लिया। तो ये योजना काफ़ी सफल रही और इस आर्थिक स्थिति को और काफ़ी मजबूत बनाया इसने। 1 अप्रैल 1999 को इसको स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। एक नई योजना सरकार द्वारा बनाई गई जिसके अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये 1999 में इसको किसमें मिला दिया गया, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इसको सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद में दूसरे नंबर पे अपन बात करें तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसका ये पहली योजना हो गई। दूसरी योजना है IRDP, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने जोर दिया, और इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति थे उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए एकीकृत इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत लोगों को क्या है, सरकार द्वारा बहुत सारी सब्सिडी प्रदान की गई। प्रदान करने का मतलब ये होता है कि उनको दुधारू पशु या कोई अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए लोन सुविधा उपलब्ध करवाना, इन सभी चीज़ों के अंतर्गत उनको काफ़ी सुविधाएं प्रदान की गई। और इसके माध्यम से सरकार ने क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के रोजगार के साधनों को काफ़ी बढ़ाकर उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास, इसके अंतर्गत इसको भी 1 अप्रैल 1999 को ये भी प्रारंभ हुई थी 1979 में, और इसको भी 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। अपन बात करें तीसरे नंबर पे आता है जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए 1989-90 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। इसमें 80% तो केंद्र सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना, इसके अंतर्गत 80% यानी 80% तो इसका जो खर्च आता था वो केंद्र सरकार द्वारा और 20% राज्य सरकारें वहन करती थी। तो 80-20 के रेशो से इसको प्रारंभ किया गया, और इस योजना के अंतर्गत अब जवाहर रोजगार योजना, इसके अंतर्गत क्या किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी परंपरागत साधन थे, परंपरागत का अर्थ होता है जैसे पेयजल के लिए जो कुएँ थे, बावड़ियाँ थी, उनकी मरम्मत की गई, और मरम्मत करने के बाद में उनको ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के अब उनको साथ के साथ रोज़गार भी मिलता रहा जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से। और इसके अंतर्गत बहुत सारे स्कूल भवन के निर्माण, ग्रामीण सड़कों का मरम्मत, सड़कों की मरम्मत, तालाबों की मरम्मत, जो प्राचीन जल स्रोत थे उन प्राचीन जल स्रोतों का नवीनीकरण करवाना, ये सारे काम इसके अंतर्गत किया गया। और ये प्रारंभ किया गया था 1989-90 में, और इसको भी 1 अप्रैल 1999 को इस तीनों योजनाओं को 1 अप्रैल 1999 में जो योजना प्रारंभ की गई थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उसके अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया। तो अगले अपन बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए, और इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आय में वृद्धि करने हेतु महिलाओं के समूह बनाए गए, और समूह बना करके उन महिलाओं को बैंक द्वारा या सरकार द्वारा या NGOs के माध्यम से उनको कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई गई, जिसके माध्यम से वह अपना खुद का कार्य प्रारंभ कर सके। उस योजना के अंतर्गत अपन बात करें ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास। अगली जो योजना है ग्रामीण
क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु बच्चों का विकास, इसके लिए इसके अंतर्गत सरकार की तरफ से क्या किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है, और समूह को क्या होता है, कुछ मदद प्रदान की जाती थी बैंकों के माध्यम से या अन्य माध्यम से। अब अगली अपन बात करते हैं इसके बाद में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना। 5वें नंबर पे जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना, यानी अपन अभी तक तो ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से सभी पूरे देश में ये विकास के कार्य चल रहे थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, प्रत्येक क्षेत्र विशेष के लिए कुछ नई योजनाओं को लागू किया और जिला स्तर पर इस योजना को 22 जुलाई 2000 को विश्व बैंक के सहयोग से उसको प्रारंभ किया गया। और इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में इनकम के सोर्स बनाने के लिए, यानी उस क्षेत्र की में रहने वाली जो जनता है उसके इनकम यानी आय के साधन बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत सारे NGOs के माध्यम से उनकी, अब वहाँ पर काम करने वाले जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं थी, जैसे कोई भी फैक्ट्री संचालित हो रही है तो उस फैक्ट्री का में जो उत्पादन क्षमता है उस उत्पादन क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को रोज़गार की प्राप्ति होगी। तो उसके अंतर्गत सरकार ने ये प्रयास किया कि वहाँ पर जो NGOs के माध्यम से, चाहे सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएँ जो थी, चाहे फैक्ट्रियाँ हो या अन्य कोई भी संस्थाएं, उन संस्थाओं की कैपेसिटी को बढ़ाना, क्षमताओं को बढ़ा करके वहाँ के लोगों को रोज़गार प्रदान करना इस जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के अंदर। तो उन्मूलन यानी गरीबी को उखाड़ने के लिए, आर्थिक रूप से वहाँ के लोगों को मजबूत करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। हम अगली योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये जैसा कि अपन प्रधानमंत्री आवास योजना ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। पहले इंदिरा आवास योजना भी चल रही है, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, PM आवास योजना जिसको बोला जाता है, जिसमें इसका जो लक्ष्य है 6 नंबर पे प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ति को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले। इसके अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना खुद का पक्का आवास हो, और उसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, उसके लिए सब्सिडी प्रदान करती है। उस आवास को बनाने के लिए उनको किस्तों में क्या दिया जाता है, जैसे मकान बनाया जाता है तो उस दौरान उनको अभी पहले 70,000 रुपये के लगभग मिलते, अभी 1,40,000 1,50,000 रुपये के लगभग इसके अंतर्गत मिलने लगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में 12,000 रुपये की जो राशि है वो शौचालय के लिए भी प्रदान की जाती है। तो इसमें प्रत्येक ये मिलती किसको है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा कौन उठा सकता है, इस आवास योजना का फ़ायदा वो व्यक्ति उठा सकता है जिसके पास कच्चा आवास है, यानी कच्चा मकान है, उसके पास कोई साधन नहीं है, तो वो पहले सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करके अपने लिए मकान के लिए आवेदन करता है। जब आवेदन करके वो पक्का मकान बना सकता है। तो ये 6 नंबर पे प्रधानमंत्री आवास योजना। 7 नंबर की योजना की अपन बात करें तो अगली जो योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अब नाम से पता चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये योजना प्रारंभ की गई। और इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के लक्ष्य उद्देश्य कहते हैं कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधर सके, उनके स्वास्थ्य की देखभाल हो सके, और साथ ही साथ जन्म और मृत्यु दर, जन्म दर व मृत्यु दर में कमी लाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही साथ पोषण स्तर को बढ़ावा देना। अब इसमें अपन बात करें दूसरा, जन्म दर व मृत्यु दर में कमी, साथ ही साथ जनसंख्या स्तरीकरण। स्तरीकरण का अर्थ होता है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भी ये प्रयास किया गया था। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य थे, जिसके अंतर्गत जनसंख्या को किस प्रकार से अपन स्थिर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समझाना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती है, बच्चे होते हैं, उनको ये सुविधाएं प्रदान करना, उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगली योजना की बात करें अपन, जो महत्वपूर्ण योजना है उन योजनाओं का, हालांकि अपन एक तरफ
तो अब जो महत्वपूर्ण योजना है उनके बारे में और देख लेते हैं। इसमें गंगा कल्याण योजना है। उस गंगा कल्याण योजना के अंतर्गत कुछ कृषकों को, किसान जो होते हैं उन किसानों को कुछ रियायत दे करके पंप सेट कृषकों को नलकूप के माध्यम से अब सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसमें कुछ 50% का अनुदान प्रदान किया जाता है गंगा कल्याण योजना में। अब अपन बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अगली योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये योजना जो अब इसमें नाम से पता चल रहा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए ये जो योजना है सितंबर 2001 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और प्रत्येक गांव को समृद्ध बनाना यानी अपना आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई? इसका उद्देश्य जो थे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्थायी सामुदायिक परिसंपत्ति, स्थायी सामुदायिक यानी जो सरकारी संपत्तियां थी उनकी सुरक्षा, और साथ साथ समाज के कमज़ोर वर्ग विशेषकर महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य जो व्यवसायी है या ऐसे व्यवसाय जिनमें वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कार्य कर रहे हैं तो उन बच्चों को वहाँ से हटाकर बड़े लोगों को वहाँ पर रोजगार प्रदान करना, ये इनकी मुख्य प्राथमिकता थी। इस योजना में श्रमिकों को अब इस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में 5 किलोग्राम खाद्यान्न, इस योजना में पर डे उनको 5 किलो खाद्यान्न के रूप में अपने क्या यूज़ किया जाता है, गेहूँ। तो 5 किलो गेहूँ प्लस 25% राशि उनको प्रदान की जाती थी। 25% राशि ये उनको दी जाती थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के जो काम करते थे उस काम के बदले उनको क्या मिलता था, 5 kg गेहूँ प्लस 25%, यानी जो टोटल जैसे उसने दिन भर में 5 किलो गेहूँ मिल गए, उसके अलावा जो टोटल रकम है उसका 100 रुपये मजदूरी है तो 25 रुपये उसको अलग से और मिलेंगे, 200 रुपये मजदूरी है तो 50 रुपये उसको अलग, यानी 25% जितनी मजदूरी होगी उसकी 25% धनराशि उसको दी जाएगी। और इस योजना को बाद में बड़े रूप में लागू कर दिया गया जिसको अपन आज वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, मनरेगा। पहले ये नरेगा था, नेशनल रोजगार गारंटी योजना, आज उसका नाम हो गया मनरेगा। इस मनरेगा के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे जो योजनाएं थी ये इनका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को मिटाना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अब अपन बात करेंगे भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली जो योजना है उस योजना का, मनरेगा। पहले इसका नाम नरेगा था, अब इसमें मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रोजगार योजना यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के अंतर्गत तो ये मनरेगा की अपन बात करेंगे तो मनरेगा जो थी ये काफ़ी बड़े स्तर पर लागू की गई थी। मनरेगा की पूरा नाम अगर बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इस योजना में और अन्य योजनाओं में एक अंतर तो ये है कि अन्य किसी भी योजना को कानूनी रूप नहीं दिया गया, लेकिन ये एक ऐसी योजना है जिसको कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को जो काम मिलता है उस काम में या उनके द्वारा किसी भी प्रकार का इसमें मशीनरीकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता, केवल शारीरिक श्रम के माध्यम से ही इस योजना में कार्य किया जाता है, कोई मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये योजना 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश से प्रारंभ की गई थी। 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश से। और इसको चरणों के रूप में कुछ मतलब जो ज़िले थे उन ज़िलों में इसको प्रारंभ किया गया और धीरे धीरे इसको संपूर्ण देश में इसको लागू कर दिया गया। स्टार्टिंग में हमारे भारत में जो जिले कहाँ से प्रारंभ हुई, आंध्र प्रदेश से। 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश से 200 ज़िलों में। अब 200 ज़िले कौन से थे, ये आंध्र प्रदेश के नहीं संपूर्ण भारत के 200 ज़िलों में। अब ये 200 ज़िले वो
ढूंढे गए जिसमें आर्थिक रूप से वो कमज़ोर थे, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, वहाँ के लोगों के पास रोज़गार के साधन नहीं थे। तो ऐसे 200 जिलों को ढूंढा गया और उनके अंतर्गत इसको 2 फरवरी 2000 से आंध्र प्रदेश में जब प्रारंभ किया गया, उसके साथ साथ अन्य 200 जिलों में भी इसको चलाया गया। धीरे धीरे अन्य जिलों में भी इसको लागू करते गए। 1 अप्रैल 2008 यानी 2 वर्ष बाद में अपन बात 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में इस योजना को प्रारंभ कर दिया गया। इस योजना को प्रारंभ करने के कारण क्या हुआ, हमारे देश के जो ग्रामीण क्षेत्र थे, उन ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ और उस सुधार के साथ साथ लोगों को रोज़गार की प्राप्ति हुई। इसके अंतर्गत प्रारंभिक शुरुआत में 100 दिन का रोज़गार दिया जाता था। अभी वर्तमान में तो इसको बीच में 150 दिन कर दिया गया, फिर अभी तो वर्तमान में इसको 200 दिन कर दिया गया। यानी 200 दिन तो व्यक्ति रोज़गार प्राप्त कर सकता है। तो पहले 100 दिन का रोज़गार दिया जाता था, यानी साल 1 वर्ष के अंतर्गत अपने 1 साल वर्ष में कितने 365 दिन होते हैं, उनमें से 100 दिन का रोज़गार उसको उसके क्षेत्र में ही वहीं पर मिलेगा। और ये रोज़गार देने की जिम्मेदारी वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत जो होती है उसकी होती है। राजस्थान के प्रारंभ में इसको 6 जिलों में शामिल किया गया था और बाद में इसको सारे राजस्थान में लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में जब इसको लागू किया गया तो संपूर्ण राजस्थान में भी ये लागू हो गई। इस योजना के अंतर्गत क्या काम किए जाते हैं, इसका उद्देश्य तो अपन समझ में आएगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना। लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन से, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो सार्वजनिक कुएँ होते हैं या सार्वजनिक तालाब होते हैं या नए तालाब खुदवाना है या सड़कों की मरम्मत करवानी है, वो सारे कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं। इसमें जैसा कि अभी आपको बताया था कि मशीनों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। अगर कोई मशीन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसको सीधे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो इसके अंतर्गत केवल शारीरिक श्रम के माध्यम से ही व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है, न कि मशीनों के माध्यम से। तो ये जब से भारत के अंतर्गत 1 अप्रैल 2008 से ये योजना प्रारंभ हुई, उसके बाद में भारत के लोगों में आत्मनिर्भर यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उनको कम से कम 100 दिन का रोज़गार प्राप्त हुआ। अभी वर्तमान में तो 200 दिन कर दिए गए, लेकिन उस टाइम जब आवश्यकता ज़्यादा थी उस टाइम उन लोगों को 100 दिन का रोज़गार प्रदान किया जाता था। इस योजना की अगर बात करें तो इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को यदि कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है तो उन सुविधाओं की अगर बात की जाए, पहली बात सुविधाओं में सबसे पहले इस सुविधाओं से पहले अपन बात करें कि इसके अंतर्गत कौन व्यक्ति शामिल हो सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र का केवल वरीयता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जो जॉब कार्ड धारी है, ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है या कोई ऐसा रोजगार नहीं, तो उस बिल्कुल बेरोजगार है, तो वो व्यक्ति इसके अंतर्गत कार्य कर सकता है। और उस व्यक्तियों के लिए जो सुविधाएं वहाँ पर प्रदान की जाती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, अब किसी के बच्चा छोटा होता है तो अपने बच्चे को घर पर छोड़ के नहीं जा सकती, तो वहाँ पर उसको साथ में लेके जाती है। तो वहाँ पर जब काम करते हैं तो काम करने के दौरान उनको जो सुविधाएँ प्रदान की जाती है, तो टिन शेड का अर्थ होता है उनको कुछ देर आराम करने के लिए छाया की व्यवस्था, जो टिन शेड की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही साथ बच्चों के झूलने के लिए झूले भी वहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये सारी, उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी यानी मेडिकल फैसिलिटी भी उनको उपलब्ध करवाई जाती है। और उसके साथ साथ अपन बात करें किसी व्यक्ति के वहाँ पर काम करने के दौरान यदि कोई मृत्यु हो जाती है अचानक से कोई किसी कारणवश, तो उसको इस काम के अलावा 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही साथ ये किसको दिया जाता है, जो वहाँ पर काम करने के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है और यदि उसके साथ किसी प्रकार की अनहोनी या कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिसके माध्यम से वो अपंग हो गया, तो उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये उसका मुख्य प्रावधान है। एक प्रावधान ये है कि कोई व्यक्ति जो रोज़गार चाहता है लेकिन उसको वहाँ पर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो उसको ग्राम पंचायत जो होती है, उस ग्राम पंचायत में सरकार का एक व्यक्ति होता है जिसको अपन बोलते हैं विकास अधिकारी या ग्राम सेवक। वो ग्राम सेवक या ग्राम पंचायत में जाता है और एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को भर के वहाँ पर सबमिट करवाया जाता है। सबमिट करवाने के बाद में उस व्यक्ति को 15 दिनों के अंतर 15 दिन जो होता है, उस 15 दिन के अंदर उसको कहीं पर भी रोज़गार देना पड़ेगा क्योंकि ये कौन सा है जो अपन बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
योजना ही है। गारंटी के साथ यहाँ पर 15 दिन में उसको काम, और यदि 15 दिन बाद उसको काम नहीं मिलता है तो उसमें क्या किया जाता है, 15 दिन बाद में उसको जो मजदूरी मिलती है उस मजदूरी का 50% यानी आधा हिस्सा उसको भत्ते के रूप में प्रदान करेगी। लेकिन ये भत्ते वाले जो पैसे ये केंद्र सरकार नहीं देकर वहाँ की राज्य सरकारों को ही वहन करना पड़ेगा। इस योजना में एक महत्वपूर्ण बात और है कि जैसे अपने 100 व्यक्तियों को कार्य पे लगाया जाता है तो उसमें 33% महिलाओं का होना अनिवार्य, यानी 33% महिलाओं को रिजर्व किया गया है इसके अंतर्गत। अपन बात करें मनरेगा के अंतर्गत वित्त यानी धन की व्यवस्था, अपन पहले बात कर चुके। तो मनरेगा के अंतर्गत जो धन की व्यवस्था है वही चीज़ है 80 और 20, यानी ज़्यादातर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, 20% तो राज्य सरकार द्वारा और 80% केंद्र सरकार द्वारा इसमें। अब इसको ये जो योजना की अपन बात कर रहे थे, ये योजना कब की बात है, 80 वाली संपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ये था। लेकिन वर्तमान में 75, इस रेशो को कर दिया गया 75 और 25, यानी 75% इसके अंतर्गत खर्च होने वाला जो पैसा है वो केंद्र सरकार और 25% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अब इसके अंतर्गत ये भी बताया गया कि भारत में जो मनरेगा है, महानरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इसकी क्या भूमिका है। इसकी भूमिका अपने को स्वयं अपन अपने मन से लिख सकते हैं कि इस योजना के चलने के बाद में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, उनके आर्थिक रूप से काफ़ी वो समृद्ध हुए, मजबूत हुए, और मजबूत होने के कारण आर्थिक रूप से मजबूत का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा था उनको भी 2 टाइम का खाना मिलने लगा। तो कम से कम वो उस गरीबी में, अपन बात कर रहे थे कैलोरीज की, वो कैलोरीज वाली जो प्रॉब्लम्स है वो उनकी दूर हो गई। अब आज तो हम इन्हीं योजनाओं के बारे में आप वो ढंग से एक बार पढ़ लेना, और कल इससे आगे वाली जो योजना है उनके बारे में और बात करेंगे अपन। ठीक है, नमस्कार।